हेलो दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं 2013 से लेकर अब तक, हम उसके सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिर्फ ये हिंदी में ही दिया गया है। सेल की कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद किस तरह के स्टोन का निर्माण होता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सेल जो है मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद सैंडस्टोन बन जाता है, स्लेट बनता है, ग्रेनाइट बनता है या फिर लाइमस्टोन बनता है। ये बन जाता है स्लेट। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इस पैराग्राफ से आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल कर आएंगे। आग्नेय यानी इग्नियस रॉक, और इसे तलछटी चट्टान भी कहते हैं, जब ये उच्च दाब एवं ताप के कारण यानी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण अपनी काया या मूल रूप बदल लेती है, तो ऐसी चट्टान को कायांतरित चट्टान कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक कठोर यानी हार्ड और टिकाऊ होती हैं। मेटामॉर्फिक के बाद ग्रेनाइट जो इग्नियस चट्टान है वो नाइस में बदल जाता है। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद संगमरमर यानी मार्बल बन जाता है। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद क्वार्टाजाइट में बदल जाता है, और ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। सेल पत्थर जो है ये मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद स्लेट स्टोन के रूप में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, विस्फोट से निकलने वाले लावा यानी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से लगभग क्या सम्मिलित यानी इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका होता है। ये लावा जमीन की दरारों यानी क्रैक, छिद्रों यानी होल, फटानों से ज्वालामुखी के फूटने पर बाहर निकलता है और ठंडा होकर ठोस चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, what is the minimum grade of concrete that should be used in seawater or when exposed directly along the sea coast? ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में भी रिपीट होता रहता है। पूछा है आपसे, रेनफोर्स्ड कंक्रीट के मामले में समुद्री जल अथवा समुद्री किनारों के सीधे संपर्क के एरिया में उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट की मिनिमम ग्रेड क्या होगी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। M15 होगी, M20 होगी, M25 होगी या फिर M30 होगी। सी कोस्ट के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी M30। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। ए वाटर सप्लाई स्कीम इज टू बी डिजाइंड फॉर एन एरिया विद ओवर 90% पॉपुलेशन एज ग्लोबल इनकम ग्रुप, यानी पूछा है 90% से अधिक निम्न आय वर्ग की जनसंख्या वाले एक एरिया के लिए एक पानी की आपूर्ति योजना का निर्माण किया जाना है। वोट शुड बी द वाटर डिमांड लीटर पर डे कंसीडर्ड इन डिजाइनिंग सच सिस्टम। इस तरह की सिस्टम के निर्माण के लिए पानी की मांग प्रतिदिन लीटर कितनी होनी चाहिए? ये मांग होनी चाहिए 135 लीटर प्रतिदिन। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, इससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घरेलू उपयोग के लिए आपके लिए IS कोड है 1172/1963। इसके अनुसार जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लीटर जो है 135 होना चाहिए। औद्योगिक यूज के लिए जो है प्रतिदिन 40 लीटर, सार्वजनिक उपयोग के लिए 25 लीटर, आग बुझाने के लिए 15 लीटर, जलहानि यानी वाटर लेसेस और चोरी के लिए 55 लीटर।
अगला क्वेश्चन है द वाटर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाई इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर। पूछा है जल प्रदूषक नियंत्रण एवं निवारक अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1972 में, 1974 में, 1986 में या फिर 1994 में। तो ये पारित किया गया 1974 में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाई। पूछा है पानी से लौह और मैग्नीज को कैसे अलग किया जा सकता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं अवशोषण द्वारा, उबालकर, वोतन के बाद स्कंदन द्वारा या फिर क्लोरीनेशन के द्वारा। पानी से लौह और मैग्नीज को अलग किया जा सकता है एरिएशन के बाद कोगलेंट करके। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इस पैराग्राफ से भी आपके कुछ पॉइंट निकल कर आएंगे। पानी की एरिएशन में पानी को मुक्त वायु के घनिष्ठ संपर्क में लाया जाता है जिससे ये अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ऑब्जर्व करके पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल सके। एरिएशन प्रोसेस से हाइड्रोजन सल्फाइड के निकल जाने से पानी की गंध दूर हो जाती है, साथ ही साथ पानी से लौह तथा मैग्नीज का भी ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन आपका यूपी आरयूवीएनएल और यूपी जल निगम में भी पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्बिडिटी टेस्ट ऑन वाटर। पूछा है निम्न में से कौन सा पानी का गंदापन टेस्ट नहीं है। जैक्सन टेस्ट, बेलिस टेस्ट, नेफ्लोमीटर या फिर हेनहर विधि। आपके ये तो तीनों टर्बिडिटी टेस्ट हैं, जैक्सन, बेलिस और नेफ्लोमीटर। ऑप्शन डी आपका दिए गए विकल्प में से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ईडीटीए यानी एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द। पूछा है स्टैंडर्ड ईडीटीए घोल का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। पानी की कठोरता का पता लगाने के लिए, पानी की टर्बिडिटी का पता लगाने के लिए, या पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए, या फिर पानी में घुली हुई क्लोरीन का पता लगाने के लिए। ये टेस्ट किया जाता है पानी की कठोरता का पता करने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अबाउट 90% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स आर टू बी रिमूव्ड बाई कोगुलेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेंट शुड बी प्रिफर्ड। यदि लगभग 90% निलंबित ठोस स्कंदन द्वारा हटाया जाता है तो निम्न में से किस कोगुलेंट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एलम को, क्लोरीनेटेड कॉपर्स को, फेरिक क्लोराइड को या फिर फेरिक सल्फेट को। तो यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी फेरिक क्लोराइड को। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। कोगुलेंट क्रिया में पानी में कुछ रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं जो कई महीन कणों यानी फाइन पार्टिकल का गुच्छा बनाकर तली में बैठ जाते हैं। जब जल में गंधलेपन का मान 40 ppm से अधिक हो तो अवसादन स्कंदन द्वारा ही करना चाहिए। इससे टर्बिडिटी 15 से 20 ppm रह जाती है। यदि लगभग 90% निलंबित ठोस स्कंदन द्वारा हटाया जा सकता है फेरिक क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है। ये 5 से 11 pH मान वाले जल में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। पूछा है इनमें से कौन सा उपकरण जलधारा प्रवाह मापन से संबंधित नहीं है। हाइड्रोमीटर,
इको डेप्थ रिकॉर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर या फिर साउंडिंग वेट। हाइग्रोमीटर इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द रीजन विद इन विच द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी इज कन्फाइंड इज नोन एज। पूछा है एरिया जिसके अंदर श्यानता सीमित रहती है उसे इनमें से किस नाम से जाना जाता है। उसे कैविटेशन कहते हैं, स्टेगनेशन लेयर कहते हैं, बाउंड्री लेयर कहते हैं या फिर फ्री लेयर कहते हैं। तो इसे कहते हैं बाउंड्री लेयर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो आज हमने UPRVUNL जेई व AE के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।